सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे आधुनिक दास्ता के संदर्भ में। देखेंगे क्या दास्ता अभी भी बनी हुई है जिसको हम आधुनिक दास्ता के नाम से जानते हैं, या इसकी कुछ और परिभाषा है, इसके कौन कौन से रूप हैं, इस समय क्यों यह चर्चा में बनी हुई है, इसको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड मूवमेंट के संदर्भ में। देखेंगे मी टू मूवमेंट के बाद चैलेंज एक्सेप्टेड मूवमेंट महिला अधिकारों को लेकर बढ़ता हुआ एक बहुत ही व्यापक आंदोलन बनता जा रहा है। तो देखेंगे आखिर ये क्या है, इसके क्या क्या निहितार्थ हैं। आइए इन दोनों टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चाहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में आप अपना रिजल्ट सिक्योर करें, तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी टॉपिक आप देखते हैं उससे बनने वाले एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और इसी प्रैक्टिस को करवाने के लिए अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने साप्ताहिक एमसीक्यू का एक वीडियो आपके लिए रखा है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं या फिर टॉपिक पर कमांड ऐसी बनती जा रही है जिससे आप प्रारंभिक परीक्षा में अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, आधुनिक दास्ता पर। व्यक्ति अपने जीवन में क्या करना चाहता है, क्या नहीं, यह उसका अधिकार है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं, तो ये क्या कहेंगे, आप बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं। मैं यह किसी आपके पड़ोसी व्यक्ति से नहीं पूछ सकता। हमारे देश के साथ साथ लगभग अधिकांश देशों में इसे व्यक्ति का निजी फैसला माना जाता है, अर्थात वह खुद डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। अगर हम थोड़ा सा इसको और व्यापक रूप में देखें तो यह हमारे मानवाधिकार का भाग है। मानवाधिकार का मतलब उस अधिकार से है जो हर मानव को मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वह उसके मानवाधिकार का क्या है, भाग है। और इसी के कारण कहा जाता है कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन, कंपनी, कोई भी इस अधिकार को आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन जो मानवाधिकार की है मूल्य, आज हमने बताया आपको, क्या आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले इतने प्रचलित रहे होंगे? नहीं रहे होंगे। आपको पता है व्यक्तियों की खरीद फरोख्त होती थी, कुछ रकम देकर उन्हें जीवन भर के लिए अपना गुलाम बना लिया जाता था। और साथ ही साथ कई बार तो गुलामी की जो प्रथा थी ये पैतृक होती थी, अर्थात अगर मैं गुलाम हूं तो मेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी क्या होंगे, गुलाम होंगे। बधुआ मजदूरी, बलाश्रम। बधुआ मजदूरी का मतलब है कि आपको कह दिया गया है कि आपको यहीं पर रहना है, आपको कुछ पैसे कभी दे दिए गए हैं, आपको ये काम करना है। बलाश्रम का अर्थात फोर्स लेबर का मतलब है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप करें या ना करें, आपको करना है, जबरदस्ती जब करवाया जाता है, इसको बलाश्रम कहते हैं। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, अगर हम थोड़ा सा अपना इतिहास, अपना या किसी दूसरे देश का भी उठाकर देखें तो ये सभी चीजें समाज में बनी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, जो आधुनिक युग आया, उसमें यह हुआ कि यह जो प्रथाएं हैं यह अमानवीय हैं, मानवता के खिलाफ हैं। इसलिए पूरे विश्व समुदाय को एकजुट होना चाहिए। और 1950 के बाद लगभग सभी देश इस पर सहमति बनाने लगे कि हमें कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है। हुआ क्या है कि 1950 के दशक से यह जरूर ये बात उठी कि हमें दास्ता या किसी भी स्लेवरी के रूप को हमें समाप्त करना है। लेकिन आज भी दास्ता कई रूपों में उपस्थित है, जिसे हम आधुनिक दास्ता के नाम से जानते हैं।
आधुनिक दासता का मतलब कि दास स्वरूप का वह रूप, गुलामी प्रथा का वह रूप जो वर्तमान समय में भी क्या है, बना हुआ है। आधुनिक दासता दरअसल उस परिस्थिति को इंगित करता है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। कौन सी स्वतंत्रता? वह क्या करेगा या नहीं करेगा। अर्थात जब व्यक्ति को फोर्सफुली यह कहा जाए कि आपको यह करना है और यह व्यक्ति डिसाइड ना करे, कोई दूसरा व्यक्ति करे, तो इसी को हम क्या कहेंगे? आधुनिक दासता कहेंगे। अर्थात निर्णय जो है लिया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा जिसने दास बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई किडनैप कर ले जाए और मुझसे कहे कि आपको यह काम करना है, मैं कहूं मैं नहीं करना चाहता, वो कहेगा अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको यह काम करना होगा। तो क्या होगा? आधुनिक दासता का वह एक स्वरूप होगा। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि बच्चों को लोग उठा लेते हैं, और कई बार आपने मूवी वगैरह में देखा है उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, फिर उनको रोड पे खड़ा कर दिया जाता है, वो भीख मांगते हैं। ऐसे ही आपने महिलाओं को, बच्चियों को देखा होगा, उनको क्या किया जाता है? उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। कई बार बच्चों का शोषण होता है। तो कई बार लोगों को धमकी दी जाती है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो जाएगा। तो आपने ये जो सभी चीजें देखी, इन सभी चीजों को हम किसके अंतर्गत रहते हैं? आधुनिक दासता। आधुनिक दासता को इस संदर्भ में समझिए, व्यक्ति नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई समूह उससे यह करवा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि वेश्यावृत्ति को ले लीजिए, बलात् भिक्षावृत्ति अर्थात फोर्सफुली जो भिक्षावृत्ति करवाई जाती है उसको ले लीजिए। जबरन विवाह अर्थात कोई महिला, कोई बच्ची किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहती शादी, लेकिन तब भी आप उसको करवा रहे हैं, तो क्या है? वो उसके अधिकारों के बियॉन्ड है, ये भी क्या है, इसमें शामिल होगा। बाल विवाह, क्योंकि बच्ची जब बड़ी होती तो डिसाइड करती उसको क्या करना है क्या नहीं, आपने पहले उसकी शादी कर दी, वो भी क्या है, इसी का भाग है। बधुआ मजदूरी जो करवाया जाता है वो भी क्या है, इसका स्वरूप है। अर्थात आधुनिक दासता वर्तमान समय में भी बनी हुई है, बस उसका पैटर्न क्या हो गया है, चेंज हो गया है। भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है, कई प्रकार के कानूनी और विधिक अधिकार भी लोगों को दिए गए हैं। बावजूद इसके आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक दासता के शिकार सबसे बड़ी आबादी विश्व में भारत में निवास करती है। जी हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस लाइन को कि आधुनिक दासता के शिकार सबसे बड़ी आबादी भारत में निवास करती है। वर्ष 2018 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो लगभग 4,03,00,000 लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं, और इसमें 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती है, उनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता है, और 54 लाख अर्थात 54 लाख लोग ऐसे हैं जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जिनकी जबरन शादी करवाई जाती है। और मैंने बताया ये सभी चीजें किस में है? आधुनिक दासता के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा सा और इसके कुछ डेटा को देखें तो आधुनिक दासता से पीड़ित हर 4 में से एक पीड़ित बच्चा है, अर्थात बच्चों को भी इसका शिकार बनाया जाता है। यह जो लोग होते हैं इनके लिए मानवता या फिर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती। लगभग 48 लाख लोगों को जबरदस्ती यौन शोषण के क्षेत्र में ढकेल दिया जाता है, अर्थात वेश्यावृत्ति का कार्य करवाया जाता है। हर साल क्या होता है, 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी देखिए 30 जुलाई कितने दिन पहले गुजरी होगी, आप देख लीजिए। इसी अवसर पर क्या हुआ है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव अर्थात CHRI और वॉक फ्री द्वारा दासता के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके वजह से आधुनिक दासता क्या है, चर्चा में आया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिक दासता से ग्रसित 40% लोग राष्ट्रमंडल देश से संबंधित हैं। राष्ट्रमंडल देशों के समूह को आप जानते होंगे, वह समूह है जो कभी यूके या ब्रिटेन के अधीन उपनिवेश के रूप में रहा था। आज़ादी मिल गई लेकिन फिर भी एक समूह, एक संगठन की आवश्यकता हुई जो इन देशों को जोड़े रखे, और इसमें देशों का जोड़ना और ना जोड़ना स्वैच्छिक था, अर्थात उनके किसी भी अधिकार में कटौती नहीं होती। तो यह जो राष्ट्रमंडल देश के समूह हैं, यहाँ पर पूरी दुनिया का
आधुनिक दास्ता से ग्रसित 40% लोग निवास करते हैं। इसके पीछे दो चीज़ों को आप समझिए। पहली बात तो यह है कि जहाँ पर उपनिवेशवास था वहाँ पर लोगों की खरीद फरोख्त या यह जो दास्ता की जो प्रवृत्ति थी वह बनी हुई थी, उसको अंग्रेजों ने समाप्त नहीं किया। इसके कारण यहाँ पर अभी भी दास्ता की प्रवृत्ति बनी हुई। दूसरा संदर्भ समझिए कि अंग्रेज जहाँ पे गए उन्होंने क्या किया, उपनिवेश बनाया, वहाँ के संसाधनों का दोहन किया और वहां पर गरीबी को बने रहने दिया, जिसके वजह से आज भी गरीबी के कारण लोग जो है कि कई प्रकार के कुकृत्यों में शामिल होते हैं। जबरन जो है कि लोगों से कई प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं। खैर यह काफी चिंताजनक है। राष्ट्रमंडल देशों द्वारा वर्ष 2018 में कहा गया था कि बलपूर्वक श्रम, बाल श्रम, मानव तस्करी को समाप्त करने और आधुनिक दास्ता को वर्ष 2030 तक, ध्यान दीजिए किस वर्ष 2030 तक समाप्त करने और सतत विकास लक्ष्य 8.7 की समीक्षा हर साल में की जाती है। और समीक्षा इसलिए करते हैं कि आखिर हम अपने टारगेट को कितना अचीव कर पाए हैं, जब हम क्या करें, आधुनिक दास्ता को 2030 तक पूरी तरह से समाप्त कर सकें या सतत विकास लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रमंडल देश के प्रत्येक 150 व्यक्ति में से एक व्यक्ति आधुनिक दास्ता का शिकार है। अर्थात आप जिन लोगों को जानते हैं उसमें से हो सकता है कोई एक व्यक्ति आधुनिक दास्ता का शिकार हो। राष्ट्रमंडल देशों द्वारा आधुनिक दास्ता के उन्मूलन के लिए बहुत प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई है, यह रिपोर्ट कहती है। अर्थात रिपोर्ट में कहा गया है कि आपको टारगेट दिया गया था कि आप 2030 तक इसे समाप्त करेंगे, लेकिन अभी तक जो आपने कदम उठाए हैं वो बहुत मजबूत नहीं है। राष्ट्रमंडल के 1/3 देशों में तो जबरन विवाह, जिसमें भारत भी शामिल है, और साथ ही साथ बहुत से देशों में व्यावसायिक यौन शोषण आज भी होता है और इस पर चिंता प्रकट की गई है। भारत के संदर्भ में कहा गया है कि भारत के पास आधुनिक दास्ता से निपटने के लिए ना कोई राष्ट्रीय कार्य योजना अर्थात नेशनल एक्शन प्लान है और ना ही राष्ट्रीय समन्वय निकाय है कोई अर्थात नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी भी हमारे पास अभी नहीं है। और यह भी कहा गया है कि विश्व की कुल बाल बधुओं की आबादी का लगभग 1/3 भारत में है। आपको पता है कि बाल विवाह आज भी हमारे यहाँ कई राज्यों में क्या है, फलता फूलता है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2011 के घरेलू कामगारों पर कन्वेंशन और साथ ही साथ 2014 के फोर्स्ड लेबर प्रोटोकॉल अर्थात FLP की पुष्टि नहीं की गई है। ये भी क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट में फिर से ध्यान दीजिए क्या कहा गया, 2011 का जो घरेलू कामगारों पर जो है कन्वेंशन हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि घरेलू कामगारों को जो है कि प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। दूसरा, फोर्स्ड लेबर प्रोटोकॉल को भी भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अगर भारत ने फोर्स्ड लेबर प्रोटोकॉल पर जो है कि सहमति दे दी होती तो इसका मतलब है कि अब भारत को भी इस बात के लिए बाध्य होना पड़ता कि बलाश्रम से पीड़ितों को सुरक्षा और उचित श्रम प्रदान करें और उसी के साथ साथ जो जबरन और अनिवार्य श्रम जो करवाए जाते हैं उसको समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाएं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। तो जो यह पूरा रिपोर्ट है वो कहती है कि इस पर चिंताजनक है कंडीशन, थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि भारत ऐसा नहीं है कि जिसमें इतनी निगेटिविटी दिखाई गई है उतनी है। भारत ने कई कन्वेंशन और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए भी हैं, लेकिन हाँ, अगर महिलाओं बच्चों से संबंधित या आधुनिक दास्ता को समाप्त करने के लिए जितने भी कानून होते हमारे लिए उतना ही क्या होता, अच्छा होता। हालांकि भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने के लिए हमने जो है कि सार्क कन्वेंशन की पुष्टि की। आप बताइएगा सार्क क्या है? तो महिलाओं और बच्चों पर तस्करी और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए हमने सार्क कन्वेंशन की पुष्टि की है। इसी प्रकार यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज जो है कि क्राइम पर भी हमने हस्ताक्षर किया है। किस पे? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड जो है कि क्राइम पर हमने हस्ताक्षर किया है, जिसके माध्यम से हम महिलाओं बच्चों की तस्करी को रोकने का
प्रयास करते हैं। वर्ष 2006 में जो है कि गृह मंत्रालय द्वारा एक नोडल सेल का निर्माण किया गया है जो मानव तस्करी को रोकने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ ही जो है कि न्यायालय द्वारा भी जो हमारे न्यायिक अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए कई प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आधुनिक दास्ता को समाप्त करने के लिए भारत के प्रयासों को आप समझ सकें। प्रशासन के कई भागों द्वारा इस विषय पर जागरूकता पैदा करने के लिए कई प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कई जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाइयों की भी स्थापना की गई है। और इसी के साथ साथ जो हमारा CRPC है, भारतीय दंड संहिता है, उसका कुछ धाराओं को देख लें। 366A, 366B, 370 और 374 में इसे रोकने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा हमने कुछ कानून बना रखे हैं। जो कानून कौन कौन से हैं? बाल श्रम अधिनियम 1956, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में भी इससे संबंधित कुछ प्रावधान हमने किए हैं। कुल मिलाकर भारत ने कुछ प्रयास किए हैं और कुछ तो संविधान में हमको मिले हुए हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 21, 23 और 24, और DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आर्टिकल 39 और 42 में इसके संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कुल मिलाकर आधुनिक दास्ता के संदर्भ में हाल ही जो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है उसमें भारत की कंडीशन पर चिंता व्यक्त की गई है, लेकिन भारत ने चूंकि बहुत प्रयास किए हैं, भारत प्रयास कर भी रहा है। आबादी ज़्यादा है, गरीबी है, कई प्रकार की जागरूकता का अभाव है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उसमें कई प्रकार के करप्शन है, फेल्योर हैं। इसके वजह से हम सफल जरूर नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम इसको समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा विल पावर को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद हम बात करेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड मूवमेंट के संदर्भ में। हर तकनीकी समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाती है। हमने देखा है, हम घर से लेकर बाहर जहाँ भी जाते हैं तकनीकी में परिवर्तन आता है। इसी तकनीकी परिवर्तन का एक रूप हमें सोशल साइट्स के रूप में देखने को मिलता है। आज अधिकांश लोग सोशल साइट्स के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म को भी चाहते हैं आप उसको याद कर सकते हैं। इन सोशल साइट्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो हमारे विचार हैं, जो मनोभाव हैं, या हम कोई क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को हम प्रेजेंट करते हैं। इन सोशल साइट्स की एक जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह है कि हम कई बार सरकार पर दबाव डालते हैं, प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं, और हम पर्यावरण, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, लोगों को अपने साथ लेते हैं और सरकार तक या किसी संगठन, किसी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है कि आसानी से लोगों को एक साथ जोड़ना आसान हो पाता है। अभी कुछ समय पहले ही बहुत प्रसिद्ध आंदोलन मीटू जो है कि प्रारंभ हुआ था, और उसमें देखा यह गया कि जो मीटू आंदोलन हुआ उसमें कई ऐसे बड़े नाम आए जिन्होंने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया था और उनको फिर सज़ा मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो मीटू आंदोलन था इसने महिलाओं को यह समझा दिया कि देखिए, अगर हमारे साथ गलत होता है तो हमें विरोध करने के प्लेटफॉर्म बने हुए, हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में भी एक ऐसा ही आंदोलन पुनः सुर्खियों में बना हुआ है जिसका नाम है चैलेंज एक्सेप्टेड मूवमेंट। चैलेंज एक्सेप्टेड मूवमेंट में क्या किया जा रहा है, हैशटैग का यूज करते हुए हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड और हैशटैग वीमेन सपोर्टिंग वीमेन के माध्यम से महिलाएं अपनी ब्लैक एंड वाइट फोटो तस्वीरों को साझा करके सोशल साइट्स पर महिलाएं एक दूसरे को टैग करके कह रही हैं कि हमें सोशल जस्टिस के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप भारत में देखेंगे तो अधिकांश सेलिब्रिटी आपको इसमें दिख जाएंगी, वह ब्लैक एंड वाइट फोटो शेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम वीमेन दूसरे वीमेन का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इसके लिए दो हैशटैग ज़्यादा यूज हो रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड और वीमेन सपोर्टिंग वीमेन के संदर्भ में। और इसीलिए आप इसमें जो है कि चाहे आप बॉलीवुड से देख लीजिए, हमारे पॉलिटिशियन देख लीजिए, कई महिलाओं ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसमें क्या शेयर कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटो, और उस पर कुछ अपने विचार लिख रहे हैं। प्रश्न आएगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटो का विचार क्या है और इसमें हैशटैग वीमेन जो है कि सपोर्टिंग वीमेन का क्या मतलब है। तो देखिए, इसके पीछे कई तर्क हैं। देखिए, फोटो को लेकर पहले तो हम बात समझते हैं, एक एक चीज़ें आपके फिर क्लियर हो जाए। कुछ लोगों का मानना है कि यह जो ब्लैक एंड वाइट फोटो हम यूज कर रहे हैं, यह दरअसल हम यह दिखाने के लिए
कर रहे हैं कि हम नस्लवाद का विरोध करते हैं। नस्लवाद का मतलब कोई गोरा है, कोई काला है, तो ये कहते हैं कि जो गोरा काला किसी भी रूप में है यह ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में उतना क्लियर नहीं होता, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम नस्लवाद के विरोध करते हैं। और नस्लवाद के आधार पर महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसा होती है। आप आज भी भारत में देखिए, महिलाएं क्या करती हैं, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए वह अपनी खूबसूरती को क्या करती हैं, निखारने के लिए कई प्रकार के क्रीम और प्रोडक्ट यूज करती हैं, लेकिन तब भी उनके साथ हिंसा होती है। इसके मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पुरुषों के दिमाग में एक चीज भर गई है और वह है नस्लवाद, और उस नस्लवाद में रंग भी एक कारण है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डाल रहे हैं जिससे हमारी खूबसूरती कम हो, हमें उस रूप में समझा जाए जिस रूप में भगवान ने हमें बनाया है। और इसीलिए वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, क्योंकि क्या होता है जब कलर फोटो होते हैं तो उसमें जो कलर है व्यक्ति महिला का जो है कि बच्ची का, वह ज़्यादा समझ में आता है कौन कैसा है, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में कम समझ में आता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को अपने विरोध का माध्यम चुनना चाहते हैं। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो एक समय, एक काल को डिनोट करता है, जो कि प्राचीन समय तो मत कहिए, मतलब आज से 20 से 30 साल पहले है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, और पीछे थोड़ा सा चलती है। तो उस समय जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चलती थी उस समय और आज के समय में बहुत कुछ बदला है, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वाले कल्चर समय में जिस प्रकार पुरुष महिलाओं के साथ भेदभाव करते थे, व्यवहार करते थे, तो आप कहने को मॉडर्न हो गए हो, लेकिन दिमाग में आपके अभी भी क्या भरा हुआ है कि महिला वही है जिसका हम शोषण करते आए हैं। तो यह कह रहे हैं कि जो महिलाएं ब्लैक एंड व्हाइट दौर से अभी तक आ चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, इन महिलाओं को चाहिए कि यह जो पुरुष समाज है अपनी सोच बदले कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का जमाना नहीं रहा, चीजें बदल चुकी हैं, आप इस परिवर्तन को समझिए। तो इसलिए भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह महिला हिंसा के खिलाफ है, क्योंकि क्या होता है जब भी आप देखेंगे महिला हिंसा होती है तो जो फोटो पेपर वगैरह में छपती है तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट रखा जाता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हर देश में महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, इसी के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम हर उस महिला के साथ खड़े हैं जिसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, गलत हुई है, हिंसा हुई है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जो महिला की खूबसूरती है उसको क्या किया जाता है, खूबसूरती को रंग से जोड़कर देखा जाता है, ना कि उसके मनोभाव, उसकी स्मार्टनेस, वह जो है कि कितनी समझदार है, इससे जोड़कर देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि हम खूबसूरती में जो कलर एक एंगल है उसका भी हम विरोध करते हैं, इसके कारण हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यूज कर रहे हैं। इसी के साथ ये भी कहते आ रहे हैं, कुछ लोग का कहना ये भी है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिस समय चला करते थे उस समय महिलाओं का कई बार शोषण हुआ, तो उस समय उनके साथ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, लेकिन आज हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, हम उन महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों का विरोध करते हैं, इसीलिए हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यूज कर रहे हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के कितने एंगल दिख पा रहे हैं। कुछ समीक्षक और कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम जो है कि पुरुषों से यह कह सकें कि आप हमें दोयम दर्जे का देखते हो, अर्थात आप जो अपनी तस्वीर बनाते हो, आप ये चाहते हो कि उसमें महिलाएं आपसे नीचे दिखाई दें, और आप डिनोट करते हो, आप प्रतिनिधित्व करते हो कलरफुल फोटो का। तो ठीक है, हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम आपसे किसी भी रूप में कम नहीं है। उपरोक्त सभी विचारों को अगर हम सार को देखें तो क्या समझ में आता है कि महिलाएं यह कह रही कि हम सशक्त हो चुके हैं, हमारी सशक्तिकरण हो रहा है, आप इसमें खलल मत डालिए, हमारा जीवन हम अपने हिसाब से जीने दीजिए। और ये हकीकत है, पुरुष समाज को ये समझ लेना चाहिए कि महिलाएं कोई बच्ची, उनकी गुलाम नहीं है, बस बायोलॉजिकल एक चेंज है, तो उस बायोलॉजिकल चेंज को बायोलॉजिकल चेंज के रूप में समझिए, उसको आप गुलामी के रूप में नहीं समझिए। तो पहला चीज होगा फोटो। दूसरा है हैशटैग। हैशटैग से आपको पता है क्या चीजें होता है कि उससे संबंधित जो कुछ भी लिखा जा रहा होगा जुड़ता चले, तो इसलिए हैशटैग का यूज किया गया है ताकि महिलाएं यह दिखा सकें कि किसी भी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो अकेली नहीं है, उसके साथ पूरे विश्व समुदाय की महिलाएं
खड़ी हैं। तो कुल मिलाकर इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, चैलेंज एक्सेप्टेड हो रहा है, चल रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, महिलाएं जो है कि फोटो अपना ब्लैक एंड वाइट डालकर उसमें हैशटैग लगा रही हैं कि हम वीमेन दूसरे वीमेन को सपोर्ट करते हैं, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हम उन महिलाओं के साथ हैं जो इस आंदोलन से जुड़ी हैं। अगर किसी पुरुष को कोई दिक्कत होती है तो वह अपना रास्ता देखे, ऐसा कुछ कहना है। कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों से लेकर हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि यह वह दौर है जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही हैं। अच्छा समाज वो होगा, जो पुरुष वह होगा जो इन महिलाओं के साथ क्या करेगा, कदम ताल करेगा, तभी आप प्रगतिशील कहे जाएंगे। अगर प्रगतिशीलता आपके दिमागों में नहीं है, सिर्फ कहने सुनने को है, तो आप इसमें भी हजार कमियां निकाल देंगे, जैसे हमने मीटू में निकाला। तो देखिए, हर चीज़ के जो है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि महिलाओं के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और यह जो चैलेंज एक्सेप्टेड मूवमेंट है इसको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हर उस बहसी व्यक्ति को रोक सकें, हर उस दरिंदे को हम रोक सकें जो कि क्या करता है, गलत नज़र से या किसी भी तरह से हमारी माँ बहनों के साथ क्या करते हैं, कुकृत्य करते हैं। आपने इंडिया में ही देखा होगा, चाहे दामिनी केस देख लीजिए, कितने भी केस देख लीजिए, जब भी कुछ ऐसा होता है हमारा आपका खून खौलता है, लेकिन हम हमेशा प्रगतिशील विचार नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर यही सभी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि आखिरी आंदोलन प्रारंभ कैसे हुआ, इसको लेकर देखो, पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, एक मत हम लोग इस पर नहीं है। हम का मतलब है कि मैंने कम से कम 30 से 40 आर्टिकल को सर्च किया कि आखिर वो लास्ट जो इसका ओरिजिन है कहाँ से हुआ, लेकिन पता नहीं चल पाया। हाँ, इतना जरूर पता चल पाया कि यह बिल्कुल नया नहीं है। वर्ष 2016 में भी कैंसर के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद कई बार जो है कि कई तरह के सकारात्मक मुद्दों को लेकर जो है कि यह जो चैलेंज एक्सेप्टेड मूवमेंट बढ़ा, लेकिन अभी जो चर्चा में बना हुआ है इसका जो प्रारंभ माना जा रहा है, तो कुछ अखबारों का कहना है कि जो ब्राजीलियन जर्नलिस्ट एना पाउलो पाड्रो हैं, उन्होंने अपनी एक फ़ोटो शेयर की और फ़ोटो शेयर करके लिखा कि महिलाओं को एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। यहाँ से प्रारंभ हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में दिए गए अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज की स्पीच से है। उसमें उन्होंने कहा कि पुरुष जो है कि क्या है कि उनको जो है कि सेक्स जैसी जो जुड़ी हुई हैं, जो लिंग से जुड़ी हुई हैं बातें बोलते हैं, और वह उनको यह प्रूव करना चाहते हैं कि आप जो है कि दोयम दर्जे का हो। उससे जो इन्होंने स्पीच दिया उसके बाद यह मूवमेंट बढ़ा। कुछ लोगों का कहना है कि यह तुर्की में प्रारंभ हुई एक घटना से है। होता क्या है कि देखिए, हर जगह पे, हर शहर में, हर जो है कि देश में महिलाओं के साथ कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन तुर्की में जो है कि लिंग आधारित जो घटनाएं होती हैं, जेंडर आधारित जो घटनाएं होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती। हाल ही में क्या हुआ, एक जो है कि पिन्नर गुटेल्की नामक एक 27 वर्षीय बच्ची थी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसका जो है कि मर्डर कर दिया, और मर्डर कर दिया उसके बाद से ये गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि पहली घटना नहीं थी, लंबे समय से कई बार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। इसमें ये महिलाओं ने कहा कि आखिर ये पुरुषों को अहम को ठेस क्यों पहुंच रहा है, क्यों वह महिलाओं को शिकार बना रहे हैं, क्यों उनके जान के पीछे पड़े हैं, और यहीं से क्या हुआ, आंदोलन। तो अधिकांश लोग ये तुर्की वाले एंगल को पर लेकर सहमत हैं, लेकिन मैंने सभी इसके पक्ष बता दिए आपको। अब इस समय क्या हो रहा है कि इसको लेकर, जैसा कि मैंने बताया, विश्व के हजारों महिला सेलिब्रिटी, हजारों नहीं, अब अगर पोस्ट की संख्या देखें तो आपको 50 लाख जो है कि पोस्ट इस पर मिल जाएंगे। और इसमें क्या हुआ है, चैलेंज एक्सेप्टेड करते हुए महिलाओं ने एक दूसरे के साथ अपने आप को खड़ा किया है और कहा है कि हम हर प्रकार के असामाजिक कृत्य और व्यवहार के खिलाफ हैं। तो ये तो था मूवमेंट। इसी के साथ एक चीज और चर्चा में आ गई है, जो कि इसी से जुड़ी हुई, अलग करके अगर हम जीएस के पेपर को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आया। हुआ क्या था, 1990 के दशक में यूरोप में यह विचार फैलने लगा था कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान किया जाए। ठीक इसी तरह जैसा कि वर्तमान में हो रहा ना चर्चा, ऐसे 1990 के दशक में हुआ था। तो ये कहा गया था कि हमें ऐसा कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोका जा सके, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
इसी संदर्भ में काउंसिल ऑफ यूरोप, ध्यान दीजिएगा ये यूरोपीय यूनियन नहीं है, काउंसिल ऑफ यूरोप जिसमें 47 सदस्य हैं, इन्होंने इस पर कार्य करना प्रारंभ किया और काउंसिल ऑफ यूरोप का जो मुख्यालय फ्रांस में है और इन्होंने एक जो है कि कन्वेंशन पर सहमति बनाई, इसको बोला जाता है इस्तांबुल कन्वेंशन। अब देखिए वर्तमान जो आंदोलन जो ओरिजिन हुआ है, चैलेंज एक्सेप्टेड कहाँ से हुआ है, तुर्की, और तुर्की इस्तांबुल का क्या संबंध है आप जानते होंगे, मुझे इतना नहीं पता। अब देखिए यहीं पर क्या हुआ था, इस्तांबुल एक कन्वेंशन हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा किया था। इसका नाम क्या था, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, अर्थात महिलाओं के साथ होने वाले जितने भी अपराध हैं उनको रोकने के लिए कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इस्तांबुल के नाम से कन्वेंशन हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था, काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा करवाया गया था। 2011 से इस पर हस्ताक्षर होने प्रारंभ हुए और 1 अगस्त 2014 से प्रभावी हो गया। आज का दिन कौन सा अगस्त है आप देख लीजिए, 1 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2011 से इस पर हस्ताक्षर हो रहे थे, कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और रेटिफाई भी कर दिया है। रेटिफाई का मतलब होता है कि जब देश अनुमति दे देता है, जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं जाएं किसी बिल पर सिग्नेचर कराएं और संसद उसको अनुमति दे दे तो इसको बोलेंगे रेटिफाई करना। तो इस समय ऐसे देशों की संख्या कितनी है, 34, और उसी के साथ 12 देश ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन रेटिफाई नहीं किया, अर्थात अनुमति नहीं दी है। और इस तरह से अभी जो देश हैं ये मानते हैं कि हमें क्या करना है कि महिलाओं के लिए काम करना है। अब देखिए है क्या कि यह पूरा जो कन्वेंशन है इम्पोर्टेंट क्यों है, दरअसल यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है देशों को, अर्थात जो देश इससे जुड़ जाएंगे उनके लिए बाध्यकारी होगा कि वह क्या करें कि ऐसे कानून बनाएं जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। अब सोचिए जब कानून बनेंगे तो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा क्या होगी, रुकेगी। लेकिन इस समय तो हम दूसरा ही फेज देख रहे हैं, इस समय ये देख रहे हैं महिलाओं की क्या हो रही है, हत्या हो रही है, उनके मानवाधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। और यह जो कन्वेंशन है इस्तांबुल कन्वेंशन, जिसका पूरा फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, इसमें कहा गया कि अगर किसी महिला के साथ हिंसा होती है, लिंग के आधार पर विभेद होता है तो ये मानवाधिकार के खिलाफ है और इस तरह से हिंसा के सभी प्रकार सभी स्वरूप के रोकथाम की बात ये कन्वेंशन करता है। अब जब कन्वेंशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर जो भी देश इससे जुड़े हुए हैं वह देश क्या करें, इसको समाप्त करने के लिए कानून बनाए होंगे और एक कानून जब बनाए होंगे तो उनसे वहां पर ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी हो रही हैं। इसके दो मायने हैं। पहला मायना यह है कि ये जो कन्वेंशन था अपने लक्ष्यों पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। दूसरा, जो सदस्य देश हैं इन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं लेकिन लिंग के आधार पर विभेद अभी भी करते हैं। अब देखिए पूरा जो इस्तांबुल कन्वेंशन था इसके विषय में आपको एक इमेज दिखा मैं रहा हूँ। अब इसमें देखिए कलर दिखाया गया है, कंट्रीज हु साइंड अर्थात जिन्होंने सिग्नेचर किया है और उनको दिखाया, कंट्री हु रेटिफाई का मतलब सिग्नेचर करने के बाद उन्होंने अनुमति भी दे दिया है, और कंट्री हु नाइदर साइंड और रेटिफाइड जिन्होंने ना सिग्नेचर किया है ना रेटिफाई किया है उनको दिखाया। तो इस इमेज को कलर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यह वह क्षेत्र है ना जहां पर दुनिया के सर्वाधिक जो है कि प्रगतिशील लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर महिलाओं के प्रति क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। और यह जो कन्वेंशन है इनमें किन किन चीजों को रोकने की बात की गई है, वह रोकने की बात की गई है साइकोलॉजिकल वायलेंस अर्थात मानसिक रूप से जो है कि जो वायलेंस होता है महिलाओं को उसको रोकने की बात की गई, स्टॉकिंग अर्थात महिलाओं को पीछा करना, फिजिकल वायलेंस मारपीट करना, सेक्सुअल वायलेंस, ऑल नॉन कंजुअल एक्ट्स अर्थात ऐसे अपराध जो महिलाओं के साथ नहीं किए जाने चाहिए, फोर्स्ड मैरिज अर्थात बलपूर्वक विवाह करना, फीमेल जेंटल जो है कि विभेद करना, महिलाओं के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार करना, फोर्स्ड एबॉर्शन अर्थात गर्भपात जो है कि जबरदस्ती करवाना, और साथ ही साथ ऑनर क्राइम, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो यह जो पूरी व्याख्या है ना इस्तांबुल कन्वेंशन की काफ़ी व्यापक है। तो इसी समय यह बात चल रही है कि आखिर जब इस्तांबुल कन्वेंशन हुआ है और यह उसी देश के नाम पर है जहाँ से आंदोलन चल रहा है, तो आखिर इस पर क्या हुआ अभी
था। तो इस पे ये हुआ है कि रूस और अजरबैजान ने पहले ही मना कर दिया था और अभी घटनाक्रम ये हुआ है कि पोलैंड और तुर्की ने, ध्यान दीजिए, पोलैंड और तुर्की ने कहा कि अब हम इस समझौते, इस कन्वेंशन से क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। बाहर होने का मतलब है कि पहले ही उनके यहाँ महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है और फिर वह क्या है, जब कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते से बाहर हो जाएंगे तो फिर से क्या होगी, फिर से हिंसा होगी। इसी कारण कहा जा रहा है कि महिलाओं को न सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फोटो जो है कि शेयर करने की जरूरत है, बल्कि इस्तांबुल कन्वेंशन के संदर्भ में भी कहने की जरूरत है कि विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर महिलाओं के लिए ऐसे कानून, सख्त कानून लाने की जरूरत है जिससे हर देश और समाज में कानूनी एकरूपता आ सके और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सके। आई होप आप उस पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि साप्ताहिक MCQ वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आपको पता नहीं है कि वह आपकी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।